जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 1 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से आपका जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है ये समय से नहीं आ रहा है। तो मेरे घर में कुछ शादी का फंक्शन था, इसके कारण ये वीडियो लेट हो रहा है। फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों, अब आपका जो वीडियो है वो रेगुलर समय पर आएगा, ठीक है, यानी रोज़ सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आंसर हो जाएगा NASM-SR। तो हाल ही में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा और भारतीय नौसेना के द्वारा 29-30 अप्रैल 2026 को ओडिशा के तट से बंगाल की खाड़ी में पहली स्वदेशी नौसैनिक लघु श्रेणी रोधी मिसाइल यानी NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। और यह परीक्षण एक ही हेलीकॉप्टर से 2 मिसाइलों के सॉल्वो लॉन्च के माध्यम से किया गया है। अब यहाँ पर सॉल्वो लॉन्च की बात हुई है, तो सॉल्वो लॉन्च का मतलब ये होता है कि एक ही हेलीकॉप्टर से या जहाज से एक साथ बहुत कम समय में मिसाइलों को दागना। तो ये सॉल्वो लॉन्च हाल ही में NASM-SR मिसाइल का किया गया है। NASM-SR का मतलब होता है नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, ठीक है। यह हवा से सतह पर मार करने वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हवा से सतह पर मार करने वाली देश की पहली स्वदेशी मिसाइल कौन है? तो वो है NASM-SR। भारत की कुछ प्रमुख मिसाइलें देख लेते हैं और उनकी मारक क्षमता भी देखते हैं। तो अग्नि प्राइम मिसाइल जो है, इसकी जो मारक क्षमता है वो 1000 से 2000 किलोमीटर है। अग्नि 5, इसकी जो मारक क्षमता है वो 5000 से 8000 किलोमीटर है। ब्रह्मोस की 290 से 800 प्लस किलोमीटर है। और धनुष मिसाइल की 350 किलोमीटर, पृथ्वी थर्ड मिसाइल की 350 से 500 किलोमीटर, आकाश मिसाइल की 25 से 30 किलोमीटर, ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अस्त्र मिसाइल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 80 से 100 किलोमीटर के आसपास है और ये हवा से हवा में मार करती है। और K-15 सागरिका जो मिसाइल है, इसकी 700 से 750 किलोमीटर की मारक क्षमता है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की बात करें तो 150 से 500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये भारत की कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइलें हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 2021-23 में कितना हो गया है? आंसर हो जाएगा इसका 917। तो दोस्तों, हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट को जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 27वां संस्करण है। इस रिपोर्ट को भुवनेश्वर, ओडिशा में विकास के लिए डेटा राष्ट्रीय विचार विमर्श शिखर सम्मेलन में जारी किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें ये देखा गया है कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें महिला और पुरुष किस स्थिति में है। जनसंख्या के हिसाब से, शिक्षा के हिसाब से, स्वास्थ्य और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के हिसाब से, ऐसी स्थिति में महिला और पुरुष कैसे हैं, यानी कितना अंतर है इनमें। इसका उद्देश्य नीति निर्माण और गवर्नेंस के लिए डेटा कलेक्ट करना। इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु हैं। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जन्म के समय जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, वो भारत का 2017 से 19 में 904 था, जो कि 2021 से 23 में बढ़कर के 917 हो गया है। शिक्षा के प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर तक महिला पुरुष में समानता प्राप्त हो चुकी है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। उच्च शिक्षा में महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 2021-22 में 28.5 से बढ़कर के 2022-23 में 30.2 हो गया है तथा पुरुषों का यह आंकड़ा 28.3 से बढ़कर 28.9 तक पहुंचा है। 5 वर्ष और उससे अधिक, यहाँ पर 5 वर्ष नहीं है, 15 वर्ष है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं की जो भागीदारी वृद्धि हुई है, इसमें ग्रामीण महिलाएं की जो वृद्धि हुई है वो 37.5% से 45.9% हो गई है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 5 या लूपेक्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव का अध्ययन करना है। तो ये असत्य हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, लूपेक्स मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो यह इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन है। यानी भारत जो चंद्रयान 5 लॉन्च करेगा, ये जापान की मदद से लॉन्च करेगा। इसे H3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ये बात भी सही है, और यह जल बर्फ की खोज पर केंद्रित है। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने आने वाले चंद्रयान 5 मिशन या लूपेक्स मिशन की तैयारियों के तहत जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में प्रक्षेपण स्थल और सुविधाओं का हाल ही में मूल्यांकन किया है। यानी कि इसरो और जापान को चंद्रयान 5 लॉन्च करना है आने वाले समय में, तो इसके लिए इसरो ने जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र में जो वहाँ की सुविधाएं हैं उनका मूल्यांकन किया है, और जहाँ से इसको प्रक्षेपित किया जाना है वहाँ का भी मूल्यांकन किया है। चंद्रयान 5 को लूपेक्स मिशन भी बोला जाएगा। लूपेक्स का मतलब है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, और ये इसरो मतलब भारत की स्पेस एजेंसी और जाक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। इसे जापान की शक्तिशाली H3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरकर वहां बर्फ की खोज और सतह का अध्ययन करना है। तो जो लूपेक्स मिशन या चंद्रयान 5 मिशन है, इसके लिए लैंडर भारत डेवलप कर रहा है और रोवर और रॉकेट जापान प्रदान करेगा। यह मिशन 2027-28 के आसपास प्रक्षेपित हो सकता है। देखिए, चंद्रयान फर्स्ट की बात करें तो ये 2008 में लॉन्च हुआ था। PSLV C11 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था चंद्रमा की सतह पर मानचित्रण और खनिजों का अध्ययन करना। इसकी प्रमुख उपलब्धि थी, इसने चंद्रमा पर जल अणुओं के प्रमाण खोजे थे। चंद्रयान सेकेंड मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था 22 जुलाई को, और इसको GSLV M के थर्ड रॉकेट से लॉन्च किया गया था, और इसका परिणाम था कि ये लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग में सफल नहीं हुआ था, लेकिन जो उसका ऑर्बिटर था वो अभी भी कार्यरत है। चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। LVM-3 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो इसने लैंडिंग भी की थी। ये भारत का सफल मिशन था, और इस प्रकार से भारत दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बना था। चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन के तहत चंद्रमा से मिट्टी और चट्टानों के नमूने पृथ्वी पर वापस लाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, फीफा परिषद ने किस देश की महिला खिलाड़ियों को फीफा प्रतियोगिताओं के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग लेने की अनुमति दी है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। तो फीफा परिषद ने अपने शासन नियमों में कुछ संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद जो अफगान महिला खिलाड़ी हैं वो अब फीफा प्रतियोगिताओं के आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग ले सकेंगी। 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आया था, उसके बाद फीफा ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध खोल दिए हैं, और अब जो अफगान महिला खिलाड़ी हैं वो फीफा की प्रतियोगिताओं में आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग ले सकती हैं। फीफा की बात करें तो दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये फुटबॉल की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है। फीफा फुटबॉल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था, और ये पहला फीफा विश्व कप था, और यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित होता है। वर्तमान में फीफा विश्व कप का जो चैंपियन है वो है अर्जेंटीना, जिसने 2022 में जीता था। अब इस साल 2026 में फीफा विश्व कप आयोजित होने जा रहा है, और ये कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। तो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप बैठक 19-30 अप्रैल को आयोजित की गई है नई दिल्ली में। हालांकि ये वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता भारत के संस्कृति मंत्रालय के जो सचिव हैं विवेक अग्रवाल जी, उनके द्वारा की गई है। इसमें ब्रिक्स के सभी देशों ने हिस्सा लिया था।
इस बैठक में सदस्य देशों के बीच जो विरासत है, सांस्कृतिक सहयोग है और लोगों के बीच जो आपसी जुड़ाव है, इसको बढ़ावा देने पर चर्चा की गई है। ब्रिक्स की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी रूस के एकातेरिनबर्ग में। मूल सदस्य हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में 10 देश हैं: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया। 2026 में ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में होगा, जिसकी थीम है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस परियोजना की आगामी मिशनों के लिए पहली बार आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल करने का फैसला किया है? आंसर हो जाएगा गगनयान। तो दोस्तों, इसरो ने गगनयान प्रोजेक्ट के जो आगामी मिशन है उसमें पहली बार वायुसेना के पायलटों के बजाय आम नागरिकों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में शामिल करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। यानी कि जो वायुसेना के पायलट हैं वो अभी तक गगनयान परियोजना के लिए चुने गए थे, लेकिन अब आम नागरिकों को भी इस परियोजना में शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो आम नागरिक कौन होंगे? तो उसमें वैज्ञानिक, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे। अब जो आम नागरिक चुने जाएंगे उनको 4.5 साल यानी 54 महीने का कठोर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इनको भेजा जाएगा। तो दोस्तों, गगनयान परियोजना का जो पहला बैच था उसमें केवल भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट चुने गए थे और 2026 में जो इसका दूसरा बैच लॉन्च किया गया है इसमें 10 उम्मीदवार होंगे, जिसमें 6 सैन्य पायलट और 4 आम नागरिक या 4 जो स्टेम विशेषज्ञ हैं या वैज्ञानिक, तकनीक, इंजीनियरिंग या गणित से पृष्ठभूमि से जुड़े हुए जो विशेषज्ञ हैं वो शामिल होंगे। गगनयान मिशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। 2027 में ये लॉन्च होगा और इसको इसरो लॉन्च करेगा और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री अभी तक चुने गए हैं, जिसमें प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप, शुभांशु शुक्ला ये इसमें शामिल हैं। और इस मिशन के लिए लद्दाख में मिशन मित्र हारी में शुरू किया गया है, जिसमें अंतरिक्ष जैसी स्थिति निर्मित की गई है जहां पर ये अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। गगनयान मिशन के लिए ह्यूमनॉइड यानी मानव जैसी एक रोबोट बनाई गई जिसका नाम व्योममित्र रखा गया है। इस मिशन में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा जाएगा और उनको वापस भी लाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो लाम किस देश के प्रेसिडेंट हैं जो कि 5 से 7 मई 2026 तक भारत की यात्रा करेंगे? आंसर हो जाएगा वियतनाम। तो वियतनाम के प्रेसिडेंट तो लाम भारत की यात्रा पर आने वाले हैं 5 से 7 मई 2026 तक। तो राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है और इस यात्रा के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की डील को आगे बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। ठीक है। वियतनाम की बात करें तो हनोई इसकी राजधानी है, फाम मिनचिन प्रधानमंत्री हैं और चीन, लाओस और कंबोडिया इसके पड़ोसी देश हैं। प्रमुख नदी है मैकोंग नदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों, महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में महाराष्ट्र एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ये है कि राज्य के उद्योग, गवर्नेंस और सार्वजनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। इस नीति के तहत राज्य में 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र और 5 एआई नवाचार शहर यानी एआई इनोवेशन सिटीज स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल में प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। मुंबई इसकी राजधानी है। जिष्णुदेव वर्मा राज्यपाल हैं, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को नियुक्त किया है। अशोक लाहड़ी हाल ही में क्या बने हैं दोस्तों? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं और ठीक है, ये बात भी आप याद रखिएगा। तो केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण यानी NCLT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा या 67 वर्ष की उनकी आयु तक उनका कार्यकाल होगा।
बात करें अगर हम राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण या NCLT की, तो भारत में कंपनियों से संबंधित जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो परमिंदर सिंह रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के CEO बने हैं। श्रीकांत वेलामाकन्नी नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। राजेश कुमार अग्रवाल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के निदेशक। दिनेश त्रिवेदी बांग्लादेश में भारत के नए हाई कमिश्नर। कार्लोस अल्कराज इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। अनंत स्वरूप फिक्की के महासचिव। सज्जा प्रवीण चौधरी ये पॉलिसी बाजार के CEO। और संजय खन्ना BPCL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। चंचल कुमार सूचना एवं प्रसारण सचिव। सुदर्शन पटनायक भारत की जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर। और विलियम वॉल्स ये इंडिगो के CEO बने हैं। तो ये थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस उपग्रह ने मैक्सिको सिटी में गंभीर भू धसाव का पता लगाया है? आंसर हो जाएगा निसार। तो जो निसार सैटेलाइट है उसने हाल ही में ये पता लगाया है कि जो मैक्सिको सिटी है उसके कुछ हिस्से 2 सेंटीमीटर प्रति माह से अधिक की दर से धंस रहे हैं। तो ये निसार सैटेलाइट के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि इसको जिस उद्देश्य से भेजा गया था ये उस उद्देश्य पर काम कर रहा है। तो निसार उपग्रह ने मैक्सिको सिटी में गंभीर भू धसाव का हाल ही में पता लगाया है, यानी कि ये पता लगाया है कि मैक्सिको सिटी की जो जमीन है वो प्रति माह 2 सेंटीमीटर धंस रही है। निसार सैटेलाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्च्योर राडार, यानी कि इसे शॉर्ट में निसार बोला जाता है। 30 जुलाई 2025 को इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। GSLV-M के सेकेंड रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, और ये लगभग 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 3 साल का ये मिशन है और इसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और मैनेजमेंट में मदद करना। तो ये निसार सैटेलाइट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर सकते। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी आपको इसी ऑप्शन पर मिल सकता है। अप्रैल 900 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक आपको मिल जाएंगे, इनको भी जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा, इसको प्राप्त कर लें। और दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको भी प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए रिवीजन करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। सर्वोच्च न्यायालय ने RTE अधिनियम 2009 के तहत निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश को क्या करार दिया है राष्ट्रीय मिशन। सिप्री की 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का रक्षा खर्च कितना रहा है? 92.1 अरब डॉलर। DPI एट 2047 पहल को किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। और मिशन सक्षम पहल किसने शुरू किया है? RBI ने। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। मेघालय के उमरोई में स्थित विदेशी प्रशिक्षण नोड में प्रगति बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन करेगा? भारतीय सेना। R रितिका श्री किस राज्य की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है? तमिलनाडु। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? बांग्लादेश। एपीडा द्वारा बासमती एवं जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पीलीभीत में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था 2008, यानी कि IPL की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। आज आपके लिए जीके का क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था या किस राज्य से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी करो ऑफिशियल है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और जब आप ऐप पर जाएंगे तो टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।